आप किसी गैदरिंग में गए हो, कोई आपको देख नहीं रहा है, तो आपको ये इशू है कि अच्छा देखो, अब पहले तो देखते थे मुझे, अब मुझे इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरा तो एग्जाम ही नहीं निकलता, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, है ना। और आपको देख लेंगे दूर से तो आपको ये लगेगा देखा मुझे देख के यही बात कर रहे हैं कि अच्छा इसका तो निकलता नहीं। यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर 159.6 मार्क्स जो कि अपने आप में एक हाईएस्ट स्कोर होता है। तो मैम आपने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कैसे किया? मेरा आईटी में हो गया तो आप बहुत बड़े नेता हो जाते हो ना अपने एरिया के, तो आप हर फंक्शन में भाई जाओगे, हर अरे ये लड़की की तेज है, महान बच्चा, और 4 बच्चों कहते हैं देखो दीदी जैसा बनो, है ना। जब प्रिपरेशन करने गए तो बहुत नेता बन के थे, है ना, कि अरे बस आए हैं और यूं गए, क्योंकि आईटी से है ना। मतलब आपका नाम लिस्ट में ऊपर से दिखता है आपको, उस वक्त आपको कैसा लगता है? बाकी लोगों को देखकर आपको किस तरीके से फील होता है? ये पहली बात तो लगता है पीडीएफ फेक है, मेरा हो ही नहीं सकता। आप युद्ध में जा रहे हैं और आपने औजारों पर रिसर्च ही नहीं करी, आपने पूरे की कौन सी तलवार बढ़िया है, कौन से मेटल की तलवार बढ़िया है, क्या ढाल होनी चाहिए, ये आपको पता ही नहीं। आप बस ऐसे ही कि बस मेरी तलवार इतनी बड़ी थी तो मैं इतनी बड़ी बना लेता हूँ, है ना, मेरे पास ढाल 10 थी तो मैं 20 बना लेता हूँ, उससे नहीं एग्जाम निकलता। आप अगर युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं तो उस क्षेत्र की बारीकियां, आपको स्ट्रेटेजी पूरी पता होनी चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप 2 घंटा जो है रात के टाइम पे मोबाइल चलाते थे, और आज के समय में देखते हैं जो यूथ हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं कि लेकिन वो रील देख रहे हैं। आपने रील की बात नहीं की, तो मैम रील वाला हैबिट छुड़ाया कैसे जाए? 1 या 2 अटेम्प्ट तक मोटिवेशन रहता है, उसके बाद कोई मोटिवेशन नहीं रहता। आपको आप ये सोचते कि मेरे अंदर एक लॉ जल रही है जो मुझे आगे ले जाएगी, कोई लॉ नहीं जल रही होती, कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं होता। आप मोटिवेशन वाले गाने सुनते हैं कर हर मैदान फतेह टाइप के, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है कि आप कितना फतेह कर लेंगे ना। हम जनरली देखते हैं कि जब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने आते हैं उस वक्त हम सोचते हैं कि मेरा तो पहले प्रयास में हो जाएगा, और हम पूरा जोश में होते हैं। हमें लगता है कि मैं बैठूंगा एग्जाम में और मेरा तो होना ही है। बिल्कुल सही बात। बट एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा नहीं हो पाता है, 1 प्रयास 2 प्रयास 3 प्रयास में नहीं हो पाता है, तो उसके बाद हम हमारी जो फैमिली के फंक्शंस होते हैं या फिर कोई इवेंट हुआ, हम वहाँ से बचना चाहते हैं कि हम वहाँ ना जाएं। तो हम क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, और ऐसा क्यों होता है ये भी आप बताएं। सारा ये जो ड्रीम वाले वीडियोस बनते हैं ना अधिकारियों की लाइफ के, कि चलेंगे तो 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, इतने लोग इधर इतने लोग उधर, हर जगह जा रहे हैं तो लोग पहचान है, ऐसी रियलिटी नहीं है। आप पब्लिक फिगर नहीं है। पोशाक का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप फीमेल हैं इन सर्विस, तो अगर आप जीन्स टॉप पहन के जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी गलत है, लेकिन परंतु ऐसा है कि हमारा जो समाज है वो आपको उस नजर से देखता नहीं है, रिस्पेक्ट की नजर से, कि आपकी बात माने। उनको लगता है क्या बच्ची सी है, इसकी क्या बात माने। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड हमने आज तक बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। हमने सुना होगा कि किसी का यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई हो गया और उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। हमने सुना होगा कि किसी ने बहुत सारे मतलब अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के अंदर, बहुत सारा वर्ष उन्होंने यूपीएससी के ऊपर दिया, बट किसी कारणवश उनका यूपीएससी एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो जिनका तो हो गया उनकी तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, जिनका नहीं हो पाया उनका क्यों नहीं हो पाया, आज के इस वीडियो में हम ज्यादातर इसी के ऊपर बात करना चाहेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का एक अच्छा स्ट्रेटजी क्या होता है। चूंकि जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो काफी स्पेशल हैं, उन्होंने यूपीएससी एग्जाम के ऊपर काफी सारे वर्ष दिए हुए, काफी सारे अटेम्प्ट दिए हैं मैम ने, और मैम का यूपीएससी के अंदर IFOS एग्जाम जो होता है वो भी क्वालिफाई हुआ है, यूपीएससी CSC भी क्वालिफाई हुआ है, मैम का स्टेट पीसीसी एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ है, इसलिए मैम के पास एक अच्छा अनुभव है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि मैम के पास जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो मैम की स्ट्रेटजी रहे तैयारी करने की, वो आप सब तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनके साथ बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। दोस्तों, हमारे साथ हैं आरुश्री मिश्रा मैम, जो कि 2018 बैच की IFOS ऑफिसर हैं। तो सबसे पहले मैम हम चाहेंगे कि आप अपने थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हम सबको बताएं। आपने IIT से पढ़ाई की हुई है, उसके बाद आपने यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो जो आपका बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है थोड़ा सा आप उसके बारे में हम सबको बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, क्योंकि अगर मेरी, जैसे आपने शुरुआत में भी बताया कि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है, तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से यही कोशिश है कि अगर कोई भी एक भी बच्चा इसको सुन के अपनी जर्नी में थोड़ा सा और मोटिवेटेड फील करे, या उसको थोड़ा सा ये और भरोसा हो कि हम जरा सा और करेंगे और मेहनत करेंगे तो कुछ हो सकता है, तो मेरा ये शायद आज की कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मेरा, इसीलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका मिला मुझे, और मैं कोशिश करूंगी कि इसमें जस्टिस कर पाऊं।
तो जहां तक बात हुई कि अर्ली एजुकेशन की बात कैसे, मैं रायबरेली में जो है रही हूँ। मेरा बर्थ तो प्रयागराज में हुआ था, लेकिन मैं रायबरेली में रही हूँ। मेरी एजुकेशन भी रायबरेली में हुई है, तो मैंने रायबरेली से पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने कोटा में पढ़ाई स्टार्ट करी। कोटा में मैंने आईआईटी की जब कोचिंग करी, तो मेरा उसके बाद आईआईटी रुड़की में सिलेक्शन हो गया। मैंने आईआईटी से में पढ़ाई करी। 4 साल वहां पे पढ़ाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव मेरा बढ़ा, और जब उधर झुकाव बढ़ा, उधर पढ़ाई स्टार्ट करी, तो 2014 से एक बहुत लंबा समय हुआ, 2020 में फाइनली मैंने सर्विस ज्वाइन करी। जी मैम। मैम आप आईआईटी से पास आउट हैं, तो आईआईटी पास आउट हम देखते हैं कि ज्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं वो आईआईटी से ज्यादातर एस्पिरेंट का क्वालिफाई भी होता है यूपीएससी एग्जाम। तो मैम इसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा सा आप इसके बारे में हम सबको बताएं कि क्यों आईआईटी वाले एस्पिरेंट का ज्यादा होता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट अबाउट आईआईटी, इट इज अबाउट एनी कॉलेज। कोई भी ऐसा कॉलेज जहां पे बच्चों को जाने में थोड़ी मेहनत लगी हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने में, उससे क्या होता है कि इससे दो चीजें होती हैं। उससे एक पहला कार्य चीज होती है कि बच्चे को स्ट्रगल करने की आदत पड़ती है। उसको एक आदत होती है लंबे आवर्स ऑफ स्टडीइंग की, लंबा बैठने की, पढ़ने की। तो वो आदत जो आपके कोई भी अच्छे कॉलेज की प्रिपरेशन में लगी होगी, उसको मेहनत करने में आदत पड़ी होगी, वही आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में काम आती है। और दूसरा एक जो पुश फैक्टर जो मैं कहूंगी वो ये होता है कि जितने भी आपके पीयर ग्रुप होते हैं, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़े होते हैं, तो पीयर ग्रुप इतना अच्छा कर रहे होते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपको लगता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। तो वो एक जो ऐसा होता है कि एक पुश भी बहुत अच्छा है कि आपको इतना अच्छे से करना है, क्योंकि आप दुनिया को देख रहे हैं, और आपको अपने अंदर वो अगर जो प्रेशर आ रहा है उसको झेलने की क्षमता आपकी पहले से हो रखी है। तो आईआईटी नहीं, कोई भी कॉलेज हो तो वो अच्छा रहेगा। जी मैम, आपके लिए कौन सा मोमेंट ऐसा रहा जब आपको लगा कि अब मुझे सिविल्स के लिए प्रिपेयर करना है और मुझे एक मतलब ऑफिसर बनना है? कोई आपका से एक मोमेंट होगा जिस वक्त आपको रियलाइज हुआ होगा इस चीज का कि अब तो मुझे ऑफिसर ही बनना है। तो मैम अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज। देखिए, एक आइडिया तो मन में पहले से था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ मूलतः। अगर आप उत्तर प्रदेश में होते हैं तो एक बच्चा अगर पढ़ने में थोड़ा ठीक होता है, जी तो हमेशा ये कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है। एक आदत होती है, आप जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, एक यहाँ पे एक क्रेज है। परंतु ऐसा हुआ कि जब मैं आईआईटी में थी, और आईआईटी में एक हमारा सर्ड होता है, एक ग्रुप होता है, इसका नाम होता है सर्ड। उसके थ्रू आपको रूरल एरियाज ऑफ नियर बाई, आपके कॉलेजेस के नियर बाई ले जाते हैं। तो रूरल एरियाज जब ले जाता है, ऐसा नहीं कोई कोई मेरा ऐसा रेवलेशन हो गया कि भगवान बुद्ध जैसा कि पहले मैंने गरीबी देखी नहीं थी तो मैंने आज देख ली, ऐसा नहीं। बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से हैं। परंतु ऐसा हुआ कि जब देखा कि अच्छा, हाँ ये है। और उसी समय कॉलेज में, हमारे कॉलेज से ही जब यूपीएससी की टॉपर रैंक 1 भी हमारे कॉलेज से उस समय आई थी, तो एक आइडिया डेवलप हुआ कि अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आईआईटी के बाद आपकी कॉर्पोरेट में जॉब लगेगी तो आप उस माध्यम से मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मदद थोड़ी इनडायरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट मदद करने का, या डायरेक्ट मदद भी क्या है उसको बोले, चेंज लाने का मौका मिला। आपके एक डिसीजन से, एक छोटे से डिसीजन से काफी ज्यादा आप चेंज ला सकते हैं, ये ऐसा लगा देख के। तो वो जब हमारे कॉलेज से सिलेक्शन हुआ, उसी समय एक एक्सपोजर और हुआ, तब उस समय लगा कि अगर मौका मिलता है तो ये ट्राई करके जरूर देखेंगे। मैम आपने 2014 के अंदर अपनी जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट किया। तो मैम जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो शुरुआती कुछ वर्षों में आपका नहीं हो पा रहा था, तो हम चाहेंगे कि आप उसके पीछे कारण बताएं हम सबको कि क्यों नहीं हो पा रहा था और आपने किस तरीके से अपने स्ट्रेटजी के अंदर चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से आपका 4th अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन हो गया। देखिए, पहला तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर बच्चे को ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा क्यों नहीं हो पा रहा था। पहला कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। इन आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सुन के आते हैं कि अरे आईएएस तो 60% वाले बच्चे बन जाते हैं। बहुत लोगों ने ये सुना होगा अपने घर वालों के मुंह से। 60% वाले बच्चे नो डाउट बन जाते हैं, लेकिन उसमें उनकी मेहनत जो होती है वो उस स्टेटमेंट में कवर नहीं हो रही है कि 60% वाले बन जाते हैं। वो सुन के ऐसा लगता है कि अगर 60% वाले बन जा रहे हैं तो मैं तो 90% वाला हूँ, तो बन ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है, उनकी मेहनत 60% वालों ने बहुत मेहनत करी होगी, और आप 90% लाके भी आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप वो नहीं बन पाएंगे। तो पहला था कि ओवर कॉन्फिडेंस। किसी भी बच्चे को अगर ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो जैसा मुझे लगता था कि बस हमने पढ़ लिया और बस हो गया, उसमें क्या है। ये तो कॉमन सेंस वाले सवाल आ रहे हैं ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, क्योंकि आपका कॉमन सेंस अच्छा है, आपका आईक्यू ठीक है, तो आपको लगता है कि अरे तो कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस नहीं होता। पहला तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप ये गलती करते हैं।
दूसरी चीज गलती कहाँ आती है, दूसरी ये आती है कि आप जब कोचिंग में प्रिपेयर करते हैं अगर, तो आपको इनिशियली लगता है कि जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं आपने उतना ही पढ़ लिया और वही रिवाइज करके चले गए तो वही एग्जाम है। ऐसा नहीं है। कोचिंग का जो प्रिपरेशन का डोमेन है, क्योंकि यूपीएससी का डोमेन बहुत बड़ा है, तो कोचिंग वाले मात्र उसका 5% पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो डायरेक्शन आपको दे देते हैं कि आपको ये भी पढ़ना, आपको नीति आयोग की ये रिपोर्ट पढ़नी है, इधर ये पढ़ना, उधर वो पढ़ना, लेकिन वो पढ़ा सब कुछ नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक मेरे से ये गलती हुई थी। तीसरी गलती जो मुझे लगता है कि ये हुई थी कि मैंने कभी इम्प्रोवाइज करने, मैं ये सोचती थी कि जो मैं कर रही हूँ उसी को मैं और बेहतर करूंगी तो मैं सही कर लूंगी। लेकिन कब, या कोचिंग वालों ने जिन्होंने बताया, टीचर्स ने बताया कि आप इसको ऐसे सही कर लीजिए, वैसे सही कर लीजिए, ठीक है, लेकिन कभी मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के वीडियोज नहीं देखती थी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के वीडियो से देखने का मतलब, मेरा ये मतलब नहीं होता, देखिए कभी आप उसको देखते हैं मोटिवेट होने के लिए कि आपको जोश भर दे, किसी की बहुत स्ट्रगल वाली स्टोरी होती है तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी देखिए, आप स्ट्रैटेजी को हर दिन, आप अगर लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वीडियो देखते हैं तो स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज करते जाते हैं। वो मैं कभी नहीं करती थी। मुझे लगता था जो मैंने किया उससे मैं थोड़ा और बढ़ा के कर दूंगी, ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको मैं थोड़ा सा बदल दूंगी तो वो वैसे हो जाएगा। लेकिन दुनिया में कितने तरह की स्ट्रैटेजी हैं, किन स्ट्रैटेजी से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो तो पता ही नहीं। ये वैसी वाली बात हो गई कि आप युद्ध में जा रहे हैं और आपने औजारों पर रिसर्च ही नहीं करी, आपने पूरे की कौन सी तलवार बढ़िया है, कौन से मेटल की तलवार बढ़िया है, क्या ढाल होनी चाहिए, ये आपको पता ही नहीं। आप बस ऐसे ही कि बस मेरी तलवार इतनी बड़ी थी तो मैं इतनी बड़ी बना लेता हूँ, है ना, मेरे पास ढाल 10 थी तो मैं 20 बना लेता हूँ, उससे नहीं एग्जाम निकलता। आप अगर युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं तो उस क्षेत्र की बारीकियां, आपको स्ट्रैटेजी पूरी पता होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजीज के लिए वो स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत जरूरी है। और लास्ट जो मुझे लगता था, मैं रिवीजन बहुत नहीं करती थी, और इन्हीं चीजों को जो आप कहते हैं कि मैंने चेंज क्या किया, एक रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने चेंज करी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के वीडियो देखना स्टार्ट किया, जिससे मैंने डेली ये इम्प्रोवाइज करना सीखा कि कैसे हम हर दिन, क्योंकि हर दिन आपके पास टीचर नहीं बैठा होता, हर दिन आपके पास कोई गाइडर नहीं बैठा होता कि गाइडेंस आपको मिलती रहे। आप हर दिन कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट की वीडियो देखते हैं तो आप उससे ये सीखते हैं कि उसकी स्ट्रैटेजी में क्या ऐसी चीजें थी जो आप अपने में सही कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अच्छा चेंज करने की जरूरत भी है या नहीं है, तो उससे आप हमेशा एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा, मैंने इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज किया, क्योंकि इंटरनेट आजकल एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम हो गया है, जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हैं। इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनकी वजह से आप डेली की पढ़ाई के एनालिसिस आप उससे पढ़ सकते हैं। तो मैंने रात में 2-3 घंटा उसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो मैंने किया था वो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर्स करे थे और उनके सॉल्यूशंस पढ़े थे, जो कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा करना चाह रहा है, ये अगर आप चीजें चेंज कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि प्रीलिम्स मेंस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैम, अभी आपने बताया कि हमें जो है टॉपर्स की स्ट्रेटजी सुननी चाहिए, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनकी स्ट्रेटजी सुननी चाहिए, पर यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे एक डाउट का सीन मतलब क्रिएट करेंगे कि अगर हम उनकी बातों को सुनेंगे तो हम पढ़ेंगे कब। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब थोड़ा टाइम ही हमें देखना होता है, बट लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम उनकी बातों को देखेंगे तो पढ़ेंगे कब, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक होता है कि स्ट्रैटेजी देखी आपने कि दिन में आपने जैसे 2 स्ट्रैटेजी देखी, उससे ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। आपने कोई भी, आप जो पढ़ रहे हैं, मान लिया आप एथिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने एथिक्स की हाउ टू कि आई, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देते हैं कि आई स्कोर्ड दिस मच मार्क्स इन एथिक्स पेपर, या हाउ टू डू एथिक्स पेपर इन जस्ट 2 मंथ्स। इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। आपने उसको 2x पे देखा, आपने उसके नोट्स आप A4 में बनाते जा रहे हैं, जो आपको सही लगा, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आपको लगा कि अच्छा ये पार्ट इसने फलानी बुक से पढ़ा है या नोट से पढ़ा है, तो मैं भी इसको एक बार देख लूं, या आपको लगा कि नहीं यार ये मैंने कहीं से पढ़ रखा है, इसको जरूरत नहीं है और देखने की, मेरा कवर्ड है। तो एक ये तरीका होता है कि आपने उसको 2x पे देखा और दिन में मतलब 5-10 मिनट ही ये काम किया। एक होता है, कुछ लोग होते हैं ये रोमांटिसाइज कर लेते हैं इस बात को, जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अखबार पढ़ना और टॉपर्स से बातें करना या सिलेक्टेड कैंडिडेट के वीडियो देखना या उनके वीडियोस में गलती निकालना या उनके वीडियो से सीखना, यही उनका, तो यही प्रिपरेशन है। ये प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन में मात्र 10 से 15 मिनट आप ये काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये हो जाता है कि इसको यूपीएससी में आशिक बन जाते हैं, वो रोमांटिसाइज कर लेते हैं ना उसी बात को, कि चाय की टपरी पे खड़े होकर भी यही बात करेंगे, अरे उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। अरे भाई साहब, पढ़ाई कर लो, तुमको इतना बताया गया था कि रात में वीडियो देख लो, अपने से कुछ एनालाइज करना है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो, है ना, कुछ चेंज करना है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो, क्या जरूरत है। आप हर से आप अपना चेंज नहीं कर सकते, हर से बस आप एक एनालिसिस देख सकते हैं कि आप सही दिशा में तो चल रहे हैं, बस इतना है। मैम, आपका
एक अटेम्प्ट में यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर 149.6 मार्क्स था, जो कि अपने आप में एक हाईएस्ट स्कोर होता है। तो मैम आपने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कैसे किया? उसके लिए आपके पास एक सही स्ट्रेटजी थोड़ा सा आप बताएं हमें। सही स्ट्रैटेजी में पहली बात तो ये कि जितना भी पढ़ने का मटेरियल था वो मैंने अच्छे से पहले आप उसको A4 में लिख के अपनी दीवार पे चिपका लीजिए कि आपके पास जैसे ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब में क्या क्या आपको पढ़ना है ना। उनके जैसे आपने A4 में आपने कि जैसे ये बुक पढ़नी है, ये नोट्स पढ़ने हैं, ये पढ़ना है, फिर कॉलम बना लिया रिवीजन या री रिवीजन के। तो पहले मैंने अपने सारे सोर्सेस को एनालाइज किया था कि पढ़ना क्या क्या है। सेकंड चीज मैंने क्या करी थी, उसका रिवीजन बहुत स्मार्टली किया था। मैंने अपने शेड्यूल में ये डाला था कि एक तो दिन में 30% टाइम रिवीजन का रखना ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो आज सुबह पढ़ा उसको आज ही शाम को मैं रिवाइज कर ले रही हूँ। रिवीजन का शेड्यूल और पढ़ाई का शेड्यूल अलग चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिवीजन में मैंने आज, वैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई में मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ एक हफ्ते पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी, तो रिवीजन मेरा उसका चल रहा है। तो रिवीजन का जो स्लॉट है 2-3 घंटे शाम को या दिन का, जब भी आपने रखा है, तो आप उसको रिवाइज करते जा रहे हैं। तो आपका पैरेलली रिवीजन भी चल रहा है और पढ़ाई भी चल रही है। लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि पहले पढ़ाई कर लेते हैं, सोचा मैं सब पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं सब रिवाइज करने बैठूंगा पूरा। तो जब तक आप सब पढ़ के बैठते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पढ़ा और आप रिवाइज करते हो तो ये वाला पार्ट पूरा गोल हो गया है। तो आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है रिवीजन में, आपको नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा लगते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, आपको याद नहीं रहता पुराना पढ़ा हुआ, तो आपका मॉरल भी डाउन होता है कि अरे मुझे याद ही नहीं है। तो एक रिवीजन चेंज किया था। तीसरा, इंटरनेट का जो मैंने आपको बताया, इंटरनेट में यूट्यूब और वेबसाइट्स जिसमें भी 5 क्विज वाले क्वेश्चंस क्विजेस के आए, न्यूज़पेपर एनालिसिस हो गई, या जैसे प्लेसेस इन न्यूज, इंडेक्सेस इन न्यूज, ये सब के बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो उसको मैं रोज रात में, मेरा शेड्यूल था कि मैं रोज रात में 2 घंटे फोन चलाती थी, है ना। इसमें मेरा यही कहना है यार, आप पे डिपेंड करता है कि आप फोन पे रील देख रहे हो कि नहीं। एक अगर आपने रील देखना शुरू कर दिया, आप सिर्फ मोटिवेशन की वीडियोस देखने लग गए, आप अगर इसी किसी ट्रैप में फंस गए, तो क्या होगा कि आपके पास इन एल्गोरिदम बेस्ड यही सब आता रहेगा। आप इस ट्रैप में मत फंसिए। आपको मोटिवेशन के लिए और स्ट्रेटजी देखने के लिए 1 या 2 वीडियो देखनी, वो आप प्रॉपर वीडियो देखिए, फिर शॉर्ट्स देखना मत शुरू कर दीजिए। और शॉर्ट्स इसके भी मत देखिए कि दुनिया भर की बाकी चीजें आती है। आपको अपनी जो पढ़ाई करनी है, आप उतना वीडियो देखिए और पढ़िए और छोड़ दीजिए। ये बहुत फाइन बैलेंस होता है जो बनाना चाहिए। और एक जो मुझे लगता है लास्ट पॉइंट जो है वो ये कि टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूंगी, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, विजन आईएएस के पेपर सॉल्व करिए। उसका कारण बस इतना है कि उनका जो सॉल्यूशंस है वो बहुत डिटेल्ड है। बाकी कोचिंग्स के भी टेस्ट पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं, सॉल्यूशन बहुत छोटे होते हैं। आप विजन आईएएस के सॉल्यूशंस पढ़िए, क्वेश्चन करिए, उनके सॉल्यूशंस तुरंत ही, मतलब आज अपने टेस्ट पेपर किया, 20 मिनट का ब्रेक लीजिए और तुरंत सॉल्यूशंस पढ़िए, और उस सॉल्यूशंस में मार्क करिए, अच्छे से हाईलाइट करिए, उसको भी रिवीजन के फॉर्मेट में लाइए, क्योंकि वो आपकी एक एज अ टेक्स्ट बुक प्रिपेयर हो रहा है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका टेस्ट पेपर सॉल्व करना बेकार होता है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि टेस्ट पेपर किया, जो मैं भी करती थी पहले अटेम्प्ट तक, टेस्ट पेपर किया, मार्क्स जोड़े और निकल गए, है ना। मार्क्स आए ना आए, जोड़ना ना जोड़ना बिल्कुल इमटेरियल बात है। इंपॉर्टेंट ये कि आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किया और उसके बाद आपने सोल्यूशन पढ़े और सोल्यूशन रिवाइज कर लिए। आप उसको एज अ बुक की तरह उसको आगे भी जैसे ही समय मिल रहा है उसको रिवाइज करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो उससे मेरा, मुझे लगता है कि मार्क्स बहुत इम्प्रोवाइज हो गया। मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप 2 घंटा जो है रात के टाइम पे मोबाइल चलाते थे, और आज के समय में देखते हैं जो यूथ हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं कि, लेकिन वो रील देख रहे हैं। आपने रील की बात भी की, तो मैम रील वाला हैबिट छुड़ाया कैसे जाए? जो रील वाला हैबिट एक बन चुका है, ये छूटता क्योंकि मैम है नहीं। हाँ। आप बैठेंगे रील सॉल्व करते जाएंगे। हाँ। तो ये होता रहता है, आप सोचेंगे कि एक और 2 घंटे 3 घंटे लगे। उसको एल्गोरिदम चेंज कर दीजिए रील की। आप जैसे, एक तो पहली बात है कि आप कॉन्शियसली फोन को अपने से दूर रखना शुरू करिए। बहुत कठिन होता है ये, मतलब मैं मानती हूँ ये मेरे लिए भी कठिन है, आपके लिए भी कठिन है, हर उस बच्चे के लिए कठिन है जो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ना। तो उसके लिए बहुत कठिन है। और रील्स बनती ही इतनी एडिक्टिव है कि आपको लगता है कि छोटा सा 30 सेकंड का एंटरटेनमेंट ही तो देख रहे हैं, वो 30 सेकंड कब 3 घंटे में बदल जाता है कोई पता नहीं चलता ना। आपके ब्रेन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको फास्ट कंजम्पशन करके हैप्पीनेस की आदत पड़ जाती है। तो पढ़ाई तो इतना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये तो बहुत नीरस सा काम है, इतना एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं पढ़ाई में कि आपको वो हाई आ जाए जो आपको रील्स से आ रहा है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, पहले तो फोन, कोशिश करिए फोन अपने से दूर रखने की। छोटे छोटे टाइम, आपको बहुत एडिक्शन है आप 20-25 मिनट के लिए दूर रखिए, आपको थोड़ा कम एडिक्शन है आप 2 घंटे के लिए दूर रखिए, लेकिन इतना दूर रखना शुरू करिए। दूसरी चीज, रात में आप रील देख, मान लीजिए आप पढ़ाई के लिए फोन देखते ही हैं या आप किसी भी समय देखते हैं, एल्गोरिदम चेंज करिए। एल्गोरिदम में
ऐसे भी बहुत सारे शॉर्ट्स या रील्स आते हैं जिसमें ये कि सेल्फ बिल्डिंग के आते हैं, जैसे कि कैसे आपको डिजिटल डिटॉक्स होना है, आपके ब्रेन में क्या नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, ये क्या चीजों से आप अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। तो मेरा बात समझ रहे हैं आप? अगर 2 4 5 बार ये वाली रील देख लेंगे, है ना, इसको 2 3 जगह शेयर कर देंगे, आपका एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा। तो आपके पास जब हर रील यही फीड में आने लग जाएगी धीरे धीरे, हर चौथी रील की ये सब छोड़ देना चाहिए, गलत है, इससे ये हो रहा है, उससे वो हो रहा है, आपको पढ़ना चाहिए, आपका फोकस किताबों में होना चाहिए, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे आदमी उससे डिटैच होने लगता है, क्योंकि रील्स उतनी इंटरेस्टिंग हो, मतलब आपकी एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है आप क्या देख रहे हो। तो वो दोनों चीज मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। मैम एक तो होता है, ये तो हमने नेगेटिव साइड पे बात किया कि फोन लेते हैं हम तो रील देखते हैं, एक होता है कि फोन से हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम फोन का हम किस तरीके से पॉजिटिव कंटेंट के लिए यूज कर पाए, मतलब फोन में हमें कौन कौन सा कंटेंट देखना चाहिए, मतलब कि जैसे कि कुछ मतलब पोर्टल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे हमें काफी बेनिफिट मिलता है, या फिर मतलब मोबाइल फोन के मतलब आजकल हेल्प से हम करंट अफेयर भी देख लेते हैं, करंट अफेयर पे लेक्चर देख लेते हैं। तो मोबाइल फोन का एक अच्छा यूज किस तरीके से किया जा सकता है? ये वही वाले सवाल आ गया जो बचपन में आप ऐसे पढ़ते, ऐसे का टॉपिक आता था, साइंस इज अ बून और बेन, जी है ना, ये होता था। या ऐसा आता था कि साइंस इज नॉट इवन अ गुड स्लेव, इट्स अ गुड बेटर मास्टर, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, जबकि इस पे ऐसे लिखो। ये वही पॉइंट आ गया कि इसमें हमारे पास जो मोबाइल है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम नेगेटिव इस्तेमाल करना चाहें तो 99.99% जनता जो हमारे देश की भी है या किसी भी देश की, वो यही कर रही है ना। और वो अगर आप फ्री हैं बहुत अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट करिए, जीवन में आपको खुश रहने के लिए जरूरी है, आप करिए। लेकिन अगर पॉजिटिव यूज करना है एज एन एस्पिरेंट, तो मुझे 2 3 पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। पहला पॉइंट, आप अपना जो महत्वपूर्ण समय सुबह का, जिसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस जरूर देखिए, है ना, उसको 2x पे सुनिए, उससे आपका न्यूज़पेपर में क्या एक तो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप पता चल जाता है। और दूसरी चीज, आपको एक बार कोई समझा देता है न्यूज़पेपर, तो मतलब अगर आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बहुत जरूरी होता है स्टार्टिंग के 1 2 साल के लिए। दूसरा पॉइंट है, आप यूट्यूब चैनल्स ऐसे फॉलो करिए जो कि यूपीएससी के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको कंटेंट मिलता है जिसमें आपको पता चलता है। कभी कभी आपको लगता है कि अरे ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये आपने कुछ पढ़ा, आपको टफ लग रहा है, लेकिन वो बहुत आसानी से पढ़ा देता है, कोई ना कोई टीचर होते हैं जो पढ़ा देते हैं, तो आप उसको फॉलो करिए, सिंसियरली आप यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करिए, जो मेरा मानना है। तीसरा मुझे लगता है फोन में यूज होता है आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की स्टोरीज का, उससे उसमें 2 टाइप की स्टोरी होती है, एक होती है स्ट्रेटेजी, एक होती है स्ट्रगल स्टोरी। स्ट्रगल स्टोरी आप उस दिन देख लीजिए जब आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, कि आपको ये रियलाइज हो आप अकेले नहीं दुनिया में, कि जो आप ही के वो दुख विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, या आपकी चॉइस थी, आप उस एडवांटेजियस पोजीशन में है कि आपने जिंदगी में ये चॉइस लेने के आपके पास ऑप्शन आया, है ना। ये हर के पास ऑप्शन नहीं होता कि मैं सब कुछ छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करूंगा, है ना। ये जिसके पास ये ऑप्शन लेने का मौका आया वो बहुत लकी है। तो आप अपने आप को उस समय महसूस करते हैं कि पहली बात आप लकी हैं, आप उस स्टेज में पहुंचे आपके माँ बाप की वजह से, आपकी वजह से, किसी की भी वजह से। और दूसरी बात, स्ट्रगल इतनी बड़ी नहीं है, औरों की भी बहुत स्ट्रगल है, देख लो, सभी इसी स्ट्रगल से निकले। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आप ही के ऊपर विपत्ति आ पड़ी है कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ हो और फिर सब सक्सेसफुल हुए। और उसी में दूसरा होता है कि कैंडिडेट्स का, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो वाला होता है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, उससे आप हर दिन अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जो लास्ट चीज फोन में बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, फोन का इस्तेमाल आप फोन की दुनिया भर की फोटो खींचने में मत लगाइए, कि आपने अपनी सेल्फी दिन में 25 बार खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं। आप ना जीवन में इन्फ्लुएंसर हैं, है ना आप टीवी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन आजकल लोगों को ये परसेप्शन बन गया कि हम अपनी 10-20 सेल्फी ना खींच दें 25 फिल्टर के साथ तो कोई फायदा ही नहीं है ना। और जब तक पेरेंट्स मना करते हैं तो बुरा लग जाता है कि अरे अपना तो कर रहे हो फैशन, हमको मना करो, है ना। सिलेक्टेड कैंडिडेट ये बात बोलता है तो लोगों को लगता है कि अच्छा अपना तो तैयार होकर घूम रहा है, हमको कहानी बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो व्यक्ति तैयार होकर तब घूम रहा है जब उसका ये सब काम खत्म हो गया है। और वो आपने तो टीवी में देखा ना, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए वो तैयार हुआ है, जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा था तो वो तैयार नहीं था। तो अपनी सेल्फी वेल्फी मत खींचिए। जरूरी है कि फोन का इस्तेमाल आप इसमें करिए कि आप जो है जब जैसे पढ़ते हैं, जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको इंपॉर्टेंट चीज लगी, उसको गोला करिए, उसमें फोन पेन से ही मार्क करिए, उसका फोटो खींच लीजिए, फोन में फोल्डर बनाइए, फोटो आपने जो खींची रिवाइज्ड का, री रिवाइज्ड का, नीड टू बी रिवाइज्ड अगेन। तो आपने जैसे आप जो जो रिवाइज करते जा रहे हैं, मेरा यही कहना है कि आप जो जो भी रिवाइज करते जा रहे हैं,
आप उसको उसमें डालते जाइए। जैसे आपने पढ़ा, आपने रिवाइज कर लिया, तो उसको, उस फोटो को उस फोल्डर में मूव कर लिया आपने, फिर उसको लगा कि आपको इसको अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं, मुझे याद हो गया, उसको डिलीट कर दिया। फिर आपको लगता है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, आपने फिर कभी रिवाइज किया, उसको री रिवाइज वाले फोल्डर में डाल दो। दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू मेक योर लाइफ इजियर। क्योंकि हर चीज का आप नोट्स बनाओगे ना बैठ के, कि एवर नोट में बनाऊंगा या पेपर में बनाऊंगा, बुढ़ापा आ जाएगा, एग्जाम नहीं आएगा। तो ये है मैम, हमारा जो यूपीएससी एग्जाम होता है इसके अंदर 3 राउंड होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस एंड तीसरा इंटरव्यू राउंड होता है। तो जनरली एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए ज्यादा फोकस होकर पढ़ते हैं, वो मेंस को इग्नोर करते रहते हैं। और जब लास्ट टाइम होता है, जब प्रीलिम्स उनका क्वालिफाई हो जाता है, उनके पास बचता है 3 महीने का समय। उस वक्त तो सोचते हैं कि अब मुझे मेंस के लिए पढ़ाई करना है, और हो नहीं पाता। 3 महीने के अंदर मेंस के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि ऑप्शनल भी नहीं, मतलब तब तक ऑप्शनल के लिए भी नहीं प्रिपेयर होते हैं। तो मैम, आप अपने अनुभव से बताएं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ किस तरीके से की जा सकती है, एक सही स्ट्रेटजी क्या है इसके लिए? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पहला जो है कि जब तक प्रीलिम्स आता है, तो प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले तो आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, सारी चीज छोड़ देते हैं उस समय। लेकिन उससे पहले, प्रीलिम्स के जो पहले का समय है, इसमें आप अपनी यूपीएससी के रिलेट में जो ऑप्शनल है और जो जीएस मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी आप अपनी कोचिंग और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें। आप कैसे करेंगे? अगर आपको कोचिंग करनी है या मटेरियल पढ़ना है, ऑप्शनल के लिए आप वो कोचिंग मटेरियल ऑप्शनल सब पढ़ लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स आप कहाँ बनाएंगे? कोई भी, मान लीजिए आपने 5 चीजें पढ़ी अपने ऑप्शनल के लिए, 5 किताबें पढ़ी हैं, 5, 1 किताब, 2 किताब, 2 नोट्स पढ़े, किसी एक को अपना बेस बना लीजिए और सबके इनपुट एक ही में लिखते जाइए। ठीक है? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं कि आप सबकी अलग से ही क्रक्स बना के किताब बना दें, वो इतना समय नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। किसी एक में जो आपको शॉर्ट नोट्स टाइप का लग रहा हो, बाकी सबके शॉर्ट नोट्स जोड़ दीजिए। ठीक है? तो आपका एक ग्रंथ टाइप का तैयार हो जाएगा आपके ऑप्शन के लिए। इसके लिए जीएस मेंस के लिए क्या है? जीएस के लिए तो वैसे भी सारा कंटेंट वही होता है जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ आपको अलग से पढ़ना नहीं है। लेकिन मेन होता है कि उसकी आंसर राइटिंग, चाहे ऑप्शनल की हो चाहे जीएस की हो, आंसर राइटिंग आपको पहले से शुरू कर देनी है। आंसर राइटिंग एक आर्ट है। इसको अगर मैं ये सोचूं कि मैं जीएस की पूरी प्रिपरेशन कर लूंगा तब मैं आंसर राइटिंग शुरू करूंगा, वो नहीं करना चाहिए। आप, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे सुबह क्वेश्चन डालते हैं, शाम को उसका डिस्कशन करते हैं, आंसर बताते हैं। आप उसको लिखना शुरू करिए, क्योंकि आप डे 1 से लिखना शुरू करिए। जिस दिन, मान लिया फॉर एग्जाम्पल इस साल मई में प्रीलिम्स है, ठीक है, मई में प्रीलिम्स था, तो उसके आपने तैयारी बेशक आपने पिछले साल मई में तो शुरू कर ही दी होगी, है ना? तो 1 साल पहले आपने तैयारी शुरू कर दी है, तो अगला साल आने से पहले, मतलब दिसंबर तक आपकी सारे जो कोचिंग है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना? आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन, अगर आप कर रहे हैं तो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देनी चाहिए। आप उसका आंसर लिखना शुरू कर दे। मतलब मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेंस का आप आंसर राइटिंग तो डेली यूट्यूब से आप कर ही रहे हैं। दूसरा होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि यार हम फलाने कोचिंग के लिए बहुत महंगी है ना, लेकिन किसी कोचिंग के लिए लेते हैं जिससे कम से कम लिखने की हैबिट पड़ी रहे। आप किसी ऐसी कोचिंग के लिए जो सस्ती हो, डज नॉट मैटर कि सस्ती है या महंगी, क्योंकि आपका जो टीचर जो चेक कर रहा हो आपसे बेहतर तो ज्ञानी है ही है, और आपके पास इतना आइडिया हो जाएगा कि मजबूरी में आप लिखेंगे। 5,000 भी दिया होगा तो आदमी लिखता है उसमें, क्योंकि 5,000 में 10 टेस्ट होंगे, आदमी को लगा अरे भाई इतना महंगा पड़ रहा है, दिखिए तो कम से कम लिखें। तो उसमें आप लिखिए, आप उसमें स्ट्रांग हो जाते हैं धीरे धीरे। आप जनवरी से कोई और बेहतर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जो मुझे लगता है प्रीलिम्स के प्रिपरेशन जब पीक आ जाता है उसके पहले ही कर लेना चाहिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कॉपीज है मार्केट्स में, मेंस की सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो कॉपी है मेंस की, उसको खरीद लीजिए। चाहे जैसे एसए की है तो एसए की पूरी कॉपी है, जैसे उसमें 10-15 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के एसेज हैं, इसी तरह एथिक्स का है, इसी तरह जीएस 1, 2, 3, 4 आपके ऑप्शनल का सबका है, मार्केट में है, उसको खरीद लीजिए। आप ऑनलाइन देखते हैं, आप कहीं दिल्ली में सिचुएटेड नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए कि वो कैसे आंसर लिखते हैं। आंसर लिखने की कला आपको आ जाएगी। इट इज नॉट अबाउट एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ नॉलेज, इट इज अबाउट कि बेसिक नॉलेज को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो वो मुझे लगता है। मैम, आपने एक वीडियो के अंदर मेंशन किया है कि आप जब अपने 3rd अटेम्प्ट या 4th अटेम्प्ट में थी तो आप उस वक्त 18 घंटे पढ़ाई करती थी। तो मैम, आप थोड़ा सा ये बताएं कि इतनी देर तक आप बैठ के पढ़ाई किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इतने देर तक आदमी बैठ नहीं पाता है। बिल्कुल, ज्यादातर यही होता है कि आप 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ पा रहे हैं, फिर आपको लगता है कि हो गया, या फिर 8-10 घंटे पढ़ लिया आपने तो आपको लगता है हो गया, मतलब बॉडी में मैम बैलेंस नहीं कर पाता है। तो इतनी देर तक बैठ के कंटिन्यूस पढ़ाई किस तरीके से की जा सकती है, और ये पॉसिबल है मैम? कितना टाइम तक आदमी कंटिन्यूस पढ़ पाए? देखिए, ये पॉसिबल तब है जब आपका डेस्परेशन लेवल बहुत हाई हो, है ना? मैंने भी शुरुआत जब करी थी तो 18 घंटे पढ़ाई से नहीं करी थी। मेरी भी पढ़ाई ऐसी थी कि 6-7 घंटे पढ़ा हो गया,
फिर अटेम्प्ट बढ़ा 10 घंटे, फिर वो 12 घंटे, है ना। जी जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ता जाता है आपका, आप टाइम कितना दे रहे हो वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं तो घटता चला जाता है, जी कुछ लोगों को स्ट्रगल और लगती है तो वो और बढ़ता चला जाता है। जब 18 घंटे की बात हो रही है, ये मेरा 4th अटेम्प्ट चल रहा है सिविल्स का, जी तब तक मेरा डेस्पिरेशन लेवल इतना हाई हो चुका है। इसलिए तो मेरा ये कहना, 18 घंटे आप ऐसे ही नहीं पढ़े, तब मेरा किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, ना ही स्टेट सर्विस में, ना ही यूपीएससी में, फॉरेस्ट सर्विस का तब तक दिया नहीं था, ना ही कोई बैंकिंग एग्जाम में, ना ही कोई अन्य स्टेट के एग्जाम में, किसी में जब एग्जाम ही नहीं निकल रहा तो आपको एग्जाम निकालने के लिए आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ इस बार सही कर दूंगी तो मैं कर लूंगी। जो सब कुछ सही करने के लिए ज्यादा पढ़ने की एक प्रेशर के अंदर आदत हो गई थी। दूसरी बात है, लेकिन इतना देर बैठ कैसे सकता है आदमी, तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आदमी बैठ के पढ़ता है। आदमी जैसे इसमें अब क्योंकि जब 4th अटेम्प्ट आ गया है तो ऐसा हो गया कि ऐसा नहीं कि मुझे तब रील चलाने की आदत पड़ गई, डेस्पिरेशन बहुत हाई है ना। इस समय सिर्फ मोटिवेशन का कंटेंट देखते हैं या देखते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, क्या गलत हो गया, क्या सही हो गया। जैसे थोड़ी देर मान लो 2-3 घंटे किताबों से पढ़ा, फिर थोड़ी देर मतलब जैसे जो रटने का काम था वो मैं टहल के करती थी, मतलब जो याद करने का, क्योंकि अब थोड़ी देर बैठ गया, दिमाग एक पॉइंट गया, दिमाग बंद हो जाता है बैठे बैठे, फिर टहल टहल के उसको याद कर रहे हैं। फिर लगा कि अच्छा अब नहीं पढ़ाई हो रही, बहुत नींद आ रही है, तो लेट के यूट्यूब पे जो कंटेंट कंज्यूम करना है फटाफट, क्योंकि उसका एक टारगेट होता है। जैसे आप जब पढ़ते रहते हैं तो मेरा एक सजेशन है आपको, आप बगल में एक डायरी रखिए, है ना। आपको क्योंकि जब आप पढ़ते हैं आपको बहुत चीज लगती है, अरे यार ये गूगल करके देख लेते हैं, इसका वीडियो देख लेते हैं, लेकिन तुरंत तुरंत गूगल करने लगे, तुरंत तुरंत वीडियो देखने लगे, तब तो बर्बाद होना निश्चित है ना। तुरंत मत करिए, उसको लिखते जाइए, जिससे जब जैसे फ्री हूँ तो उस समय उसको देख लिया। तो इंटरटेन, जैसे मैंने खाने के टाइम भी, जैसे जो भी पढ़ाई करना है, मान लो उससे रिलेटेड वीडियो देखना है, मैंने उसको ही इंटरटेनमेंट का माध्यम बना लिया था कि ये तो जब जो मैक्सिमम स्टडी का टाइम है वो तो मैं खुद पढ़ रही हूँ, जब मैं यूट्यूब वीडियो देखे तो चिल कर रहे हैं ना, मतलब तब तो कान में ईयरफोन लगा के सुन ही तो रहे हैं, पैसिव कंजम्पशन ही तो चल रहा है कि हाँ यहाँ पे ये हो गया, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो ये धीरे धीरे विद स्ट्रगल आता है, मुझे लगता है जब डेस्पिरेशन आता है तो आदमी 18 के आपने सुना होगा कितने सारे, ये तो पढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि सबसे इजी है जो कठिन प्रोफेशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस हो गए, जिसमें चाहे वो एक्टिंग हो गई, चाहे जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई बिजनेस हो गया, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, कुछ भी हो गया, उसमें आप देखेंगे लोग ये 18 घंटे तो कोई मायने नहीं। लोग स्टार्टअप्स हो गए, लोग कहते हैं 2-2 रात 3-3 रात जग रहे हैं, है ना। कोई भी काम हो, है ना, आपका कोई भी काम हो, लोग उसमें इतना जगते हैं। तो पढ़ाई एक ऐसा डोमेन है जिसमें अचानक कहते आप 10-10 घंटे मेहनत कैसे करते थे, 12-12 घंटे कैसे मेहनत करते। किसी इंडिपेंडेंट आदमी के काम से पूछ के देखो, आप मानेंगे मेरी बात को, क्या वो 10 घंटे 12 घंटे तो उसका मायने नहीं रखता, वो 2-3 दिन में बात करता है कि अरे भाई साहब 4 दिन से सोए नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उसकी डेस्पिरेशन कितना है, उसको काम वो नहीं इतना करेगा तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जितना आपका दांव पे लगा होता है उतने आप मेहनत करते हैं। मैम एक और यूनिकनेस थी आपकी प्रिपरेशन में कि आप जब पढ़ती थी तो उस वक्त अपने हाथ या पैर पे कुछ कंटेंट लिख लेते थे जो कि इम्पोर्टेंट होता था। तो मैम इससे बेनिफिट क्या होता है? देखिए इसमें क्या है कि मेरे साथ ऐसा है पर्सनली कि मैं दीवार पे अगर ऐसी चीजें लिख दूं, पढ़ने वाली चीजें, तो मैं उसको पलट के देखती नहीं थी। शायद ये भी हो सकता है कि शुरुआत के अटेम्प्ट में इतना कुछ दीवार पे चिपका दिया था कि अब डिसइंटरेस्ट पैदा हो गया था, तो एंडिंग में हाथ पैर में लिख देते थे। दीवार में क्या होता है कि लगा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे अभी पढ़ लेंगे, अरे अभी पढ़ लेंगे, वो अल्टीमेटली अरे अभी पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे तभी आता है जब एग्जाम एकदम नजदीक आता है, और जिस दिन पढ़ रहे होते हैं उस दिन कुछ याद नहीं होता तो और डिप्रेस हो जाते हैं। जबकि यहीं पे मैं हाथ पैर में जब लिखना शुरू कर दिया था, उस समय वो वही वाला टाइम है जब 18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसमें हाथ पैर में लिख दे रहे हैं, तुरंत स्क्रिबल जैसे लिया स्क्रिबल कर दिया यहीं पे। तो उससे क्या होता था कि हाथ तो एक पॉइंट पे धुलेगा ही, पैर धुलेगा ही, तो सब गायब हो जाना है, तो उसके पहले रिवाइज जरूर कर लेना। तो वो जो प्रेशर था ना कि यार नहाओगे तो है ही, हाथ तो धुलोगे, उतने में सब धुल जाएगा, तो रिवाइज करना है, तो कम से कम मरते गिरते एक बार तो रिवाइज हो जाएगा, तो एक ये फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है। मैम आपने 4 प्रयास दिए जो आप अपने शुरुआती थे, शुरुआती प्रयास में आपका नहीं हो रहा था, तो मैम उस वक्त तो डिमोटिवेशन आपको फील होता ही होगा, आपको लगता होगा कि मैंने इतना मेहनत किया है, लगातार मैं 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं मेरा IIT रुड़की से मैं क्वालिफाई हूँ, मेरा एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया और उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा नहीं हो रहा है। तो मैम उस वक्त डिमोटिवेट जब आप होती थी तो अपने आपको किस तरीके से समझाती थी कि नहीं एक अटेम्प्ट मुझे देना और है, इस वाले अटेम्प्ट मेरा अच्छे से हो जाएगा? तो मैम ये किस तरीके से किया जा सकता है?
एक तो जैसे हमारी बात हो रही है ना, जब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वाली, जब उनकी स्ट्रगल देखते हो ना, जिनकी आप स्ट्रगल देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप तो बड़ा मतलब बड़ा आराम से बैठ के कहते हैं मेरी बड़ी भारी स्ट्रगल है। इतनी बड़ी मेरी स्ट्रगल थी नहीं, है ना। मेरी स्ट्रगल, हाँ ये सही बात है कि मतलब जो है जो है कि आपके दोस्त अच्छा कर रहे हैं, आपका अपना एग्जाम नहीं निकल रहा, ये स्ट्रगल नो डाउट है ना, आपको फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जो रियल स्ट्रगल है ना, जब आप ऐसे वीडियोस देखते हैं तब आपको रियल समझ में आता है कि रियल स्ट्रगल कुछ और है ना। हमारे पास भगवान की दया से अगर सारी रियल स्ट्रगल सॉर्टेड है, तो हम क्या करने लग जाते हैं, उसके बाद ये बताने लगते हैं अरे बहुत डिमोटिवेट हो गए भाई, बहुत खराब चल रहा है अपना जीवन। तो मेरा कहना है, एक तो मैं इसको देखती थी, मैं इसीलिए बार बार ये पॉइंट आउट करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज सिलेक्ट हो गई हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोग मेरी बात सुने। मैं ये बता रही हूँ कि मैं देखती थी, उससे मुझे बेनिफिट हुआ। वो भी शुरुआत के 1-2 अटेम्प्ट मैंने देखा भी नहीं, उसके बाद देखना शुरू किया, तो उससे फायदा ये होता था कि एटलीस्ट मुझे मोटिवेशन में ये समझ में आता था कि एक तो मेरी चॉइस है, और मैं बहुत लोगों से बहुत बेटर प्लेस्ड हूँ। लोगों की स्ट्रगल बहुत बड़ी बड़ी है, मैं कर रही हूँ, मेरा हो जाएगा, इतनी बड़ी मेरी स्ट्रगल नहीं है। तो पहले अपने दुखों को विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करना चाहिए कि अरे हमारा ही सबसे बड़ा दुख है ना। ऐसा नहीं, दुनिया में रियल दुख बहुत है। आर्टिफिशियल तो आप अपने आप क्रिएट करते जाते हैं कि अरे बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ये बात सच है कि डिमोटिवेशन आता जरूर है, चाहे किसी भी कारण से आए, है ना। आपका सच आपका अपना सच है ना। आपको किसी भी वजह से दुख हो रहा हो, आपका डिमोटिवेशन जब आता है, तो मेरा ये कहना है, देखिए बाहर का आप लोकस ढूंढे कि कोई मुझे, मेरा मित्र या मेरा पेरेंट्स मुझे मोटिवेट कर दें, वो होने से रहा, है ना। आप अंदर अपने ढूंढते हैं तो 1 या 2 अटेम्प्ट तक मोटिवेशन रहता है, उसके बाद कोई मोटिवेशन नहीं रहता आपको। आप ये सोचे कि मेरे अंदर एक लॉ जल रही है जो मुझे आगे ले जाएगी, कोई लॉ नहीं जल रही होती, कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं होता। आप मोटिवेशन वाले गाने सुनते हैं, कर हर मैदान फतेह टाइप के, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है कि आप कितना फतेह कर लेंगे ना, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। तो इसमें मेरा आपका कहना है, इसमें जो मेन काम करता है वो एक हैबिट होती है, एक रूटीन होता है। पावर ऑफ रूटीन एंड डिसिप्लिन इज द पावर दैट इज नीडेड फॉर मोटिवेशन। ये फ्यूल है मोटिवेशन का, क्योंकि अगर आप एक रूटीन बनाते हैं, रूटीन में आपके रूटीन का बहुत छोटी चीजें हो सकती हैं, खाना कि मैं इस समय खाना खाऊंगा, मैं इस समय नहाने जाऊंगा, इस समय मेरे पढ़ने बैठने का टाइम है, इस समय मैं सोने जाऊंगी, ये इस समय मैं बाहर वॉक करने जाऊंगी, या मैं इस समय ध्यान करूंगी, 5 मिनट शांति से अकेले बैठूंगे। ये सारा अगर मेरा रूटीन है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको फॉलो, मान लीजिए कुछ समय आपका पढ़ाई में नहीं रूटीन फॉलो हो रहा, आप नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई, है ना, नहीं मन कर रहा यार कि इस 3 घंटे का स्लॉट है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, तो हो सकता है आप अगला वाला जो आपका स्लॉट है आप उसमें पढ़ ले जाओ, है ना। हो सकता है 5 दिन उस स्लॉट में नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप छोटी सी चीज शुरू कर, कोई बात नहीं, मैं अपने रूटीन पे नहाना और खाना शुरू कर देता हूँ, बाकी चीजें देखता हूँ। आप जैसे रूटीन मान रखते हो ना, अगर आपने एक रूटीन बनाया, आप उसके रूटीन का कुछ भी फॉलो करते हो, दिमाग में बहुत डोपामाइन रिलीज होता है, उसको बड़ा लगता है कि मतलब क्या अचीवमेंट है। और जैसे ही हल्का सा अचीवमेंट आता है, वो वैसी वाली बात है कि उंगली दे दो तो गला पकड़ लें, तो अचीवमेंट का इतना सा आता है, आदमी को लगता है अरे मैं पढ़ाई भी कर ही लूंगा, क्या बड़ी बात है, थोड़ा सा 1 घंटे बैठ के देखता हूँ। धीरे धीरे आदमी उस शेड्यूल में आता है। और दूसरा बात है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा काम करने के लिए ना आपको अंदर से, मन से ये डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि ये नहीं कि मेरे मन और मेरे शौक से दुनिया नहीं चलती, है ना, कि आज मेरा मन नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, एक दिन मन नहीं होगा तो दूसरे दिन मन लगाओ, है ना। तो वो लग्जरी खुद को देनी ही नहीं है ना, क्योंकि आप एक चॉइस लेके आए हैं। आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं जिस समय आपके करियर चॉइसेस मार्केट में खत्म हो रहे हैं। ये जो आप 23 साल से लेके 30-35 साल तक यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आप उसके बाद मार्केट में कभी भी जाएं, आपकी वैल्यू मार्केट में बहुत डिक्लाइन हो गई होती है। आप जो भी लेवल पर ग्रेजुएशन करके निकले हैं, आपको उस लेवल से काफी कम लेवल पे नौकरी लगेगी, है ना। आपके दोस्त बहुत बेहतर जगह पे पहुंच जाएंगे। तो इस समय एक ऐसा टाइम होता है, आपको बार बार रियलाइज कराना होता है कि रुकने का समय है नहीं, कि हम तो थक गए, हम तो इनडिसिप्लिन हो गए, हम तो रोज जूस पीने में ही 25 मिनट का बर्बाद कर रहे हैं। मत पियो भाई जूस, 5 साल जूस नहीं पियोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं। लेकिन लोगों को लगता है हेल्थ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जूस पीना है, फल खाना है, ये खाना है, वो खाना है, जिम जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, टाइम खराब करते रहते हैं। उतना करो जितना शरीर के लिए जरूरी है, दिमाग के लिए जरूरी है, बाकी पढ़ाई करो। माँ बाप का पैसा, आपका पैसा, माँ बाप का सम्मान, आपका सम्मान, आपका कॉन्फिडेंस, बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। तो उस दांव पे जो लगा हुआ उसका अमाउंट देखो कि क्या लगा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रणभूमि में उतर कह रहे कि अरे हमें तो ऑरेंज जूस नहीं मिला। तो मेरा ये कहना है कि मोटिवेशन और डेडिकेशन से ही आता है, ऐसे नहीं आता। मैम, हम जनरली देखते हैं कि जब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने आते हैं, उस वक्त हम सोचते हैं कि मेरा तो पहले प्रयास में हो जाएगा,
और हम पूरा जोश में होते हैं, हमें लगता है कि मैं बैठूंगा एग्जाम में और मेरा तो होना ही है। बिल्कुल सही बात। बट एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा नहीं हो पाता है, एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास में नहीं हो पाता है, तो उसके बाद हम, हमारी जो फैमिली के फंक्शंस होते हैं या फिर कोई इवेंट हुआ, हम वहां से बचना चाहते हैं कि हम वहां ना जाएं। तो मैम क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, और ऐसा क्यों होता है, ये भी आप बताएं। आप तो ये मानिए कि देखिए, शुरुआत में तो आप सारे फंक्शन में जाते हो, माँ बाप आपको ले जाते हैं, फिर आपका, जैसे मैं भी थी, मेरा आईटी में हो गया, तो आप बहुत बड़े नेता हो जाते हो ना अपने एरिया के, तो आप हर फंक्शन में भाई जाओगे, अरे देखो ये लड़की इतनी तेज है, इतनी महान बच्चा, और चार बच्चों कहते हैं देखो दीदी जैसा बनो, है ना। तो वो आदमी को अच्छा भी लगता है, आदमी उसी जगह जाता है जहाँ पे उसको थोड़ा सा सम्मान मिले, उसको अच्छा लगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा कि एक जब प्रिपरेशन करने गए तो बहुत नेता बन के थे, है ना, कि अरे बस आए हैं और यूं गए, क्योंकि आईटी से है ना। रियलिटी ऐसी नहीं थी, एंट्री हो गई लेकिन एग्जिट का कोई नामो निशान नहीं था। तो जिसको मैं बहुत बार कहती हूँ कि अंडरवर्ल्ड में एंट्री तो हो गई थी लेकिन इतनी आसानी से मुझे पता नहीं था निकलना किससे, है ना। और ये मान के चलिए आज तक मैं निकल नहीं पाई उस चीज से, है ना। अगर मैं आज आपके सामने ये बात कर भी रही हूँ तो मैं उस बात से नहीं निकल पाई, है ना, वो आपको छोड़ नहीं पाएगा। तो मैं उसमें आ तो गई थी, मुझे पता नहीं था। तो समय के साथ ऐसा हुआ कि जब एक के बाद एक फेलियर होते गए, आपको समाज फेलियर समझ रहा हो कि नहीं समझ रहा हो, आप अपने मन बहुत बड़ा फेलियर हो जाते हैं। आपसे कोई ये कह रहा हो कि अरे तुम्हारा हुआ नहीं, आपको लग रहा है, ये कोई कह रहा हो नहीं कह रहा हो, आपको लग रहा है कि लोग आपसे यही पूछना चाह रहे हैं, बस मुंह तक आते आते रुक जा रहा है। आप किसी गैदरिंग में गए हो, कोई आपको देख नहीं रहा है, तो आपको ये इशू है कि अच्छा देखो, अब पहले तो देखते थे मुझे, अब मुझे इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरा तो एग्जाम ही नहीं निकलता, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, है ना। और आपको देख लेंगे दूर से तो आपको ये लगेगा देखा, मुझे देख के यही बात कर रहे हैं कि अच्छा इसका तो निकलता नहीं। एनीथिंग यू डू एंड एवरीथिंग यू डू, लोग कुछ भी करें, आपको बस ये लगता है कि आप ही के बारे में सोच रहे हैं। सोच मैक्सिमम टाइम वो सोच नहीं भी रहे होते, कि सबकी जिंदगी में बहुत अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, कोई नहीं सोच रहा होता, या कभी कभी कोई लोग सोचते में तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप ये सोचते हैं। तो ये बात सच है कि मैंने भी कोई भी सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर दिया था। एक पॉइंट ऐसा, मतलब सोशल गैदरिंग में मैं तो खैर घर से दूर रह रही थी, तो ये बात है कि घर की शादी ब्याह में इन सब में तो आप नहीं जा पा रहे थे। दोस्तों की गैदरिंग में भी मैंने जाना बंद कर दिया, क्योंकि दो कारण है। एक तो एग्जाम तो निकल नहीं रहा है ना, बहुत बड़े नेता बन के आए थे ना कि अरे अभी तो लक्ष्मीकांत उठाइए, आएंगे पढ़े निकल जाएंगे, हम तो नेता हैं। एक तो वो नहीं हो रहा था, और दूसरी बात ये कि दोस्तों के साथ उठने बैठने में पैसा भी खर्च होता है। आप किसी के साथ जाओगे, बार बार आपको सामने वाला पिज्जा खिलाए, किसी दिन तो आपसे भी कहेगा ना कॉन्ट्री कर दें, उस पर दिल पे लगती है कि माँ बाप का पैसा जो कि मैं एग्जाम तो निकाल नहीं पा रही हूँ, मैं इसमें भी खर्चा कर दूं, है ना। तो आपके पास इतना पैसा भी नहीं होता, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन और होता है जाके कि अरे यार यही कर लिया होता, है ना, देखो आज क्या स्थिति है हमारी। तो इससे से उनमें भी जाना बंद कर दिया। और अल्टीमेटली तो ये मैं बताऊं कि कहीं भी निकलना बंद हो गया, क्योंकि आदमी को हमेशा ये लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसी को देख रही है और उसी का मजाक होता है। तो ऐसा सबके साथ होता है मुझे लगता है। खैर ये तो आज तक कंटिन्यू है कि एक बार वो एंटी सोशलिज्म का आया कि हम एंटी सोशल हो गए, नहीं मिलना लोगों से, तो आज भी थोड़ा मिलने में हिचक होती है कि पता नहीं मिलेंगे तो क्या सोचेगा, कोई सोच नहीं रहा के बारे में। लेकिन ये सोच सब बच्चों के प्रिपरेशन टाइम में अमूमन रहती है। मैम हम चाहेंगे कि अपने प्रिपरेशन के दौरान की जो आपकी कहानी रही उसके माध्यम से एस्पिरेंट को कुछ गाइड करें, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप पूर्णतः जो है मेहनत करते रहते हैं, आप एक सही स्ट्रेटजी के साथ भी मेहनत करते रहते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझसे कुछ छूट नहीं रहा है, बट कई बार समय आपके अनुकूल नहीं होता है और आपका नहीं हो पाता है। आप मतलब आप ही अपने आप को देख लीजिए, क्योंकि जब आपका हुआ तो एक साथ में आपका ये यूपीपीएससी में भी हो गया, आपको यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जाम भी हो गया, फॉरेस्ट वाला एग्जाम भी हो गया, मतलब जब हुआ तो एक साथ सब हो गया, और नहीं हो रहा था तो कोई नहीं हो रहा था। तो मैम आप इसके बारे में बताएं। पहले तो आप ये बताएं कि जब आपका हुआ जिस मोमेंट पे और लगातार आपका होने लगा, उस वक्त आपको कैसा लगता था? फिर ये पहली बार जब फॉरेस्ट सर्विस में हुआ तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ, है ना, कि मेरा नाम है, मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। ये बात सही कि मैं इतने लंबे और स्ट्रगल हो गया था। 2019 आ चुका था ये, जब 2019 में 2014 से जो इंसान प्रिपेयर कर रहा था, 2019 आ गया था, एक सक्सेस नहीं आया था। मतलब द सक्सेस वाज ओनली कि प्रीलिम्स निकाल लिया है ना, मेंस तो सक्सेसफुल हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि जिस बार मेंस हुआ था उस बार इंटरव्यू हो गया था, है ना, लेकिन कभी होता ही नहीं था आगे मेंस का। तो जब पहली बार हुआ था तब तो मुझे खैर भरोसा ही नहीं हुआ था कि ये मैं ही हूँ, है ना। उसके बाद जब कंसिक्वेंटली होने लग गया तो मुझे मतलब हैरानी इस बात ये हो गई कि मतलब मेरा भी हो सकता है, कि मतलब आप सरप्राइज हो जाते हो। फिर आपको लगा कि शायद जो गलतियां कर रहे थे उसको इम्प्रोवाइज करते करते
अब उस स्टेज में आ गए, एक जो तरीका होगा वो थोड़ा सा क्रैक कर लिया कि भाई कैसे होना है, कि एक बेसिक लेवल की तैयारी ऐसे होनी है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उससे रैंक 1 ले आए, लेकिन आप बहुत अच्छा, मतलब आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। वो कोड मैंने क्रैक कर लिया, तो वो मुझे एहसास हो गया। जी, मैम जो टॉपर वाली फीलिंग होती है, आपका रैंक 2 आया है, तो मैम टॉपर वाली फीलिंग क्या होती है जब आप मतलब आपका नाम लिस्ट में ऊपर से दिखता है आपको, उस वक्त आपको कैसा लगता है? बाकी लोगों को देखकर आपको किस तरीके से फील होता है? ये पहली बात तो लगता है पीडीएफ फेक है ना, मेरा हो ही नहीं सकता। जो जिन बच्चों का होता है पहले दूसरे अटेम्प्ट में, तो उनको तो कॉन्फिडेंस रहता है कि उनका हो सकता है, मेरे को तो नहीं लगता था कि मेरा है नाम। दूसरा बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो फर्क पड़ जाता है दूसरों को देखने के नजरिए में। बस जो मुझे फील हुआ था वो मुझे लगा था कि क्योंकि मेरी स्ट्रगल बड़ी लंबी रही थी और प्रिपरेशन में गलतियां सही होना बहुत लंबी, तो मुझे आज भी कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले, मुझे मेरे ऑफिस में भी मैक्सिमम टाइम दिन में 2 व्यक्ति तो ऐसे आते हैं जिनको, उस जिले के बच्चों को जिनको गाइडेंस चाहिए होती है यूपीएससी की। तो मेरा तो जिस दिन से सिलेक्शन हुआ था उस दिन से और आज तक डे तक मेरा एक ही मोटो रहता है कि तुमको कोई कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ाई में, मेरे पास आओ, आई विल हेल्प यू। जो मैं बता सकती हूँ सही चीजें वो मैं जरूर बताऊंगी। आपको ये लगता है कि आपके लिए नोट्स बनाने में मदद कर दूं तो वो भी मुझे बता देना, मैं खाली टाइम में वो भी बना दूंगी। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा भटक जाए, क्योंकि मैं बहुत भटक गई थी। हर चीज को ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। तो उसमें मुझे लगता है कि जिस दिन से मेरा सिलेक्शन हुआ है उस दिन से मेरा एक ही मोटो है कि किसी को अगर थोड़ी सी भी गाइडेंस मिल पाए तो वो मैं बता दूं। मैम अपनी फैमिली में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूपीएससी के बारे में सोचा, और चूंकि आपके पास एक गाइडेंस भी नहीं था उस वक्त, क्योंकि आपके फैमिली में रिलेटिव्स में कोई नहीं था, और आपने प्रिपेयर किया और मतलब भगवान की कृपा रही कि आपका हो गया। और उसके बाद आपकी फैमिली में आज के समय में 3-4 लोग जो है सिविल सर्विस में हैं। तो मैम आपने उन सबको किस तरीके से गाइड किया तैयारी के लिए? आपने उनको क्या एक रणनीति बताया कि मतलब आपके भाई का ही हो गया है, तो मैम आपने उनको क्या रणनीति बताया कि जिसके माध्यम से उनका सेकंड अटेम्प्ट में ही हो गया? जैसे मेरे ब्रदर के रेफरेंस में मैं बताऊं कि जैसे हार्डवर्किंग वो बहुत है ना। मैं और मेरे भाई बस 2 लोग हैं, अदरवाइज दोनों बिल्कुल सेम है, मेहनत में, आइडिया में, सोच में बड़े सेम से लोग हैं। लेकिन जो है, जो मैंने महसूस किया था कि मेरी जो स्ट्रगल थी, तो मैंने अपने भाई को हर चीज में वो पॉइंट किया कि देखो ये पढ़ना और ये नहीं पढ़ना, ये ऐसे पढ़ना है, वो वैसे नहीं पढ़ना, ये चीजें इग्नोर करनी है, इस चीज पे ध्यान देना है। इस तरह का जो पूरा जो मेरा अनुभव था, या जैसे हमारा ऑप्शनल भी सेम था तो नोट्स शेयर करना, जैसे ऑप्शनल के नोट्स मैंने कैसे एकदम शॉर्ट नोट्स बनाए थे, या जीएस में फैक्ट शीट में कैसे बनाती थी, डेटा शीट कैसे बननी चाहिए, वो जो सब मैंने बनाया था वो मैंने उनके साथ शेयर किया था। सारा शेयर करके डेली डिस्कस हुआ। आंसर राइटिंग का जैसे मैंने आपको बताया था, डे 1 से उसने जब प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, डे 1 से आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दिया, आए चाहे ना आए। अब हमें क्या पता कि मौर्यन एम्पायर क्या है, उसको जब उसने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, परंतु उसने कि मौर्यन एम्पायर में लिखो ना, कुछ तो बेसिक होगा, कुछ तो औजार शस्त्र ये वो बेसिक उनका एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी लिखो। तो ये सब धीरे धीरे करते करते भाई ने अपना भी, और उसको ये मैंने जरूर बताया, उसने अपनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी, अपना भी समझा। तो वो इम्प्रोवाइज करते करते, जो मेरी गलतियां थी वो तो उसने दोहराई नहीं बिल्कुल, क्योंकि घर का व्यक्ति इतनी गलती कर चुका है तो उससे तो सीखोगे। अब मैं अपने बगल वाले को भी इतना ना सिखा पाऊं तो फिर तो गलत है। तो उसको वो तो उसने बिल्कुल नहीं करी। तो उसको वो जो 4 साल का मेरा समय बीता था शुरुआत का, जिसमें मतलब अज्ञान की तरह घूम रहे हैं कि ये भी पढ़ ले, शायद ये पढ़ ले और ये पढ़ ले तो बेहतर हो जाएगा, ये पढ़ ले और ये पढ़ ले तो बेहतर हो, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करना पड़ा, तो वो गलतियां उससे कम हुई। दूसरा, उसने और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो हमारा डेली का शेड्यूल था कि तुम एक वीडियो जरूर देखो, तो उससे उसने अपनी भी स्ट्रैटेजी इम्प्रोवाइज करी। मतलब ऐसा नहीं कि उसका सब कुछ मेरा ही था, उसने अपना भी इम्प्रोवाइज किया। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली उसका रिजल्ट सेकेंड अटेम्प्ट में उसका बतौर आईएएस भी हो गया, तो अभी झारखंड कैडर में पोस्टेड भी है। तो मेरा यही कहना है कि जो एक व्यक्ति अगर घर का मेहनत करता है, शुरुआत करता है, तो घर के बच्चों में धीरे धीरे वो सेम गलतियां दोहराने के चांसेस कम होते जाते हैं। और गलतियां तो लिमिटेड है ना, कितना गलती कर लोगे, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। मैम जो हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस वक्त हम देखते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी को लेकर हमारा एक अलग ये पर्सपेक्टिव होता है। हम देखते हैं कि ये एग्जाम इस तरीके से है, इसे मैं क्वालिफाई कर लूंगा तो मेरी लाइफ इस तरीके से हो जाएगी। बट मैम आप तो क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आपको दोनों साइड का आइडिया होगा कि एग्जाम से पहले के जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, हम जो सोचते हैं, और एग्जाम के बाद जो रियलिटी होता है, तो मैम दोनों के बीच में कोई सिमिलरिटी है, या फिर मतलब जो हम पहले सोचते हैं वास्तव में होता है ऐसा कुछ की नहीं होता है?
नहीं, देखिए सिमिलैरिटी तो है। जैसे आप पढ़ते सारे एथिक्स में बड़ी बड़े शब्द पढ़ते हैं ना कि ये ऑनेस्टी है, ये है, वो है, इंटेग्रिटी है, ये सब जो होता है ना ये टेस्ट पे आ जाता है। आप इतने सारे न्यूज में देखते होंगे, आते हैं आर्टिकल जिसमें आप अगर मूलतः देखें तो यही एथिक्स के ही पॉइंट्स टेस्ट हो रहे होते हैं किसी भी ऑफिसर के। तो ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का मौका होता है। आप कितना परसेंटेज वाइज इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, सही कर पाते हैं, गलत कर पाते हैं, वो डिफरेंस होता है प्रिपरेशन और रियल लाइफ के ऑफिसर में। दूसरा ये होता है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा ग्लैमरस लगता है ना, कि मतलब चलेंगे तो जैसे नहीं आप सारा ये जो ड्रीम वाले वीडियोस बनते हैं ना अधिकारियों की लाइफ के, कि चलेंगे तो 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, इतने लोग इधर इतने लोग उधर, हर जगह जा रहे हैं तो लोग पहचान रहे हैं। ऐसी रियलिटी नहीं है। आप पब्लिक फिगर नहीं है, है ना, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप एक यू आर जस्ट एन ऑफिसर ऑक्यूपाइंग अ सीट फॉर जस्ट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू डू अ स्पेसिफिक वर्क, है ना। इट इज नॉट रिलेटेड कि आप भगवान नहीं है उस जगह का। तो लेकिन ये जो चीज होती है ये प्रिपरेशन के पहले, सही बात है, ये आपको मोटिवेट करती है, आपको लगता है यही चीज है, लेकिन रियलिटी इससे डिफरेंट होती है ना। रियलिटी में ये होता है, कुछ समय ये भी मिलता है, मैक्सिमम टाइम आपको जो एक्चुअल में नोलन कमेटी का आइडिया था ना कि आपको पर्दे के पीछे ही काम करना पड़ता है, और जितना पर्दे के पीछे काम करते हैं उतना आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, जो आप पढ़ाई के समय सुनते हैं कि आप करेंगे तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, किसी की आप भलाई करेंगे, तो पर्दे के पीछे वाला सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब आप सामने सामने करते हैं तो उसमें वो ऐसा है कि वो तो शोमैनशिप हो गई, वो आपका काम ही नहीं है ना। तो वो जो रियलिटी से ये डिफरेंस है, पढ़ाई से, पढ़ाई में आप सोचते हैं कि इतना ग्लैमरस होगा, उतना ग्लैमरस नहीं है, लेकिन जितना सेटिस्फैक्शन आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल तो जाता है ना, तो अच्छा तो लगता है। मैम आप वर्तमान में एज ए डीएफओ पोस्टेड है, तो मैम डीएफओ का रोल क्या होता है, किस तरीके से, मतलब क्या करना होता है? देखिए डीएफओ स्टैंड्स फॉर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसको जो मैक्सिमम टाइम डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भी होता है ना। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएफओ होता है। जो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े होते हैं, जहाँ पे जैसे एनिमल्स वाइल्ड लाइफ ज्यादा अलग है ना, और नॉर्मल पेड़ पौधे वाला एरिया अलग है, तो वहां पे 2 डीएफओ भी होते हैं। तो मतलब एक जिले में 2 डिवीजन हो गए तो वो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, है ना। ऐसे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अगर एक जिले में हो गया, तो मेन काम आपको मैं बताऊं तो 3 डोमेन में होता है। पहला जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आफ्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है। तो सर्टेनली ऐसे जिलों में आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो जंगल वाला जंगल देखने को मिले जो आप पिक्चरों में देखते हैं, परंतु जंगल की लैंड बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो पहला काम होता है जंगल की लैंड को प्रिवेंट करके रखना फ्रॉम इंक्रोचमेंट, क्योंकि जंगल है, वहां पे कोई बोलेगा नहीं, हम नहीं बोलेंगे तो पेड़ पौधे और पशु पक्षी तो नहीं बोलेंगे ना कि हमारी लैंड पे कब्जा कर रहे हो, तो उस पर धीरे धीरे कब्जा होता जाता है। तो एक इंक्रोचमेंट प्रिवेंट करना है। दूसरा, अगर वाइल्ड लाइफ के रेफरेंस में 2 चीजें करनी होती है। एक तो उनका पोचिंग बचानी है ना, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वाइल्ड लाइफ में जो बड़ी बड़ी पोचिंग होती है, उनकी तो आपको खबरें आती हैं कि अरे टाइगर का ये हो गया, लेपर्ड के साथ ये हो गया, क्रोकोडाइल के साथ ये हो गया। छोटे जानवरों को तो पता ही नहीं चलता है ना कि उनके साथ क्या हो गया, है ना। क्या स्नेक भी स्मगल हो रहे हैं, क्या टर्टल्स भी स्मगल हो रहे हैं, क्या, इनकी पोचिंग बचाना हमारा मेन काम होता है। और दूसरा, अगर ये बचा ले जाते हैं तो उनका इंक्रीमेंट कैसे, उनका हैबिटेट इंप्रूवमेंट कैसे करें, है ना। तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी, बहुत समय स्ट्रैटेजी दिखती हैं, बहुत समय नहीं दिखती, क्योंकि दिखता वही है जो तुरंत रिजल्ट दे। लेकिन फॉरेस्ट और इन सबके काम में क्या होता है कि जेस्टेशनल पीरियड बहुत हाई रहता है। आपने आज कुछ किया, पर आज पेड़ लगाया, तो वो 20 साल बाद आपको दिखेगा कि वो अरे पेड़ लगा है। तो वो आप जब वो बच्चा नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा देखेगा तो कहेगा अरे हमारे पापा के समय वो पेड़ लगा था, अभी तो कुछ लगा ही नहीं। तो तीसरा काम ये होता है हमारा फॉरेस्ट, जो पेड़ से बात आई कि जहां पे अगर पेड़ हैं तो उनकी सुरक्षा करना, और अगर पेड़ नहीं है तो उनको लगाना। तो ये मेनली ये फॉरेस्ट सर्विस में अगर ग्राउंड पे देखें तो ये 3 डोमेन के काम होते हैं। मैम आप एक महिला अधिकारी हैं, और ज्यादातर लोग महिलाओं को लेकर सोचते हैं कि ये तो घर का काम करने के लिए हैं, ये अधिकारी के तौर पे क्या कर पाएंगे। तो मैम अब आप जब मतलब पोस्टेड होती हैं, या फिर आप जब सर्विस में होती हैं, जब आप जाती हैं फील्ड में, तो उस वक्त आपको देखने को मिलता है कि मतलब आप लेडी हैं इसलिए आपको लोग बोलते हैं कि ये देखो अधिकारी है, ये इनको क्या पता होगा, ये क्या कर पाएंगे। तो मैम आपको कभी ऐसा अनुभव होता है कि आप महिला हैं इस वजह से आपको थोड़ा सा लोग ये करते हैं कि नहीं नहीं ये तो पुरुष से कम है? देखिए ये अभी समाज की रियलिटी अभी भी है ना। तो इसमें मतलब प्रोग्रेस इतनी हुई है कि हमारा समाज इस बात को एक्सेप्ट करता है। जैसे मैं भी फील्ड में जाती हूँ
क्योंकि हाँ महिला अधिकारी हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट जरूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अच्छा मतलब इनको तो बना देंगे, मूर्ख बना देंगे, कोई बात नहीं, है ना। जी। तो या इनको क्या पता ग्राउंड का, ये रात में कहाँ पेट्रोलिंग पे आ पाएंगी, तो इनको कहाँ पता चल पाएगा, रात में देख लेंगे चीजें हो जाएंगी मैनेज। उस समय वो पुरुष अधिकारियों को ढूंढते हैं जो आपके सबॉर्डिनेट होते हैं या इधर कि उनसे मिलते हैं तो जरा उनसे मैटर सेटल कर लेंगे, क्या इनसे महिला से क्या चिक चिक करनी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम्स में महिला अधिकारी रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है ना, क्योंकि वो ज्यादा रूल बाउंड होती है, क्योंकि शायद ये ग्रेजुअली जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं परिवारों में यही सिखाया जाता है ना कि जो सही है वही करना है, महिलाओं को सबसे ज्यादा बताया जाता है कि ये सही है यही करो, बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो एक अंदर से इंग्रेन हो जाता है कि भाई ज्यादा रिस्क लेने की टेंडेंसी में लगता है कि ज्यादा रिस्क मत लो, जो सही है वही करो, रूल बाउंड। तो थोड़ा सा पब्लिक परसेप्शन ये रहता है कि अरे इनको क्या आता होगा, लेकिन जैसे ही अगर आप उनको कम्युनिकेट करो, अगर आप उनको ढंग से कम्युनिकेट करो एक सिंसियर आवाज में, एक पोशाक का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप फीमेल हैं इन सर्विस, तो अगर आप जीन्स टॉप पहन के जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी गलत है, लेकिन परंतु ऐसा है कि हमारा जो समाज है वो आपको उस नजर से देखता नहीं है, रिस्पेक्ट की नजर से, कि आपकी बात माने। उनको लगता है क्या बच्ची सी है, इसकी क्या बात माने, है ना। आप एक प्रॉपर आपका ड्रेसअप होगा, आपकी प्रॉपर मतलब आप साड़ी या सूट में रहेंगे, और आपने प्रॉपर वो कर रखा है कि आपने जो है आपकी नॉलेज अच्छी है। तीसरा, आप लोगों की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। चौथा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब लोग आपको सीरियसली लेते हैं, आपकी बात भी मानते हैं। और ये बात तो फिर सही है कि फिर रूल और लॉज और सारा जो टीम होती है वो तो आपके साथ है ही। तो इसमें दिक्कत बस हल्की से परसेप्शन की आती है, लेकिन वो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। मैम, जब बात यूपीएससी एग्जाम का आता है तो उस वक्त जनरली लोग यही समझते हैं कि यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो हम बनेंगे आईएएस। बाकी सर्विस के बारे में लोग सोचते नहीं हैं, और सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि जब भी बात यूपीएससी एग्जाम की होती है तो लोग आईएएस को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो हम ऐसा क्यों है, और आईएएस को ही क्यों लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बाकी सर्विसेज को क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक तो लेगेसी फैक्टर है ना, क्योंकि ये बात भी सच है कि जब मैं भी प्रिपेयर करने आई थी तो इट वाज ऑल अबाउट कि आईएएस बनना है ना, क्योंकि लेगेसी फैक्टर है। आईएएस एक ऐसी सर्विस है जो कि बहुत पुरानी सर्विस है। एज अ कलेक्टर आप रहे हैं हिस्टोरिकली, जो है सारे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम, फिर आज के जमाने में रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम, एज वेल एज जो डेवलपमेंटल काम है वो सारा आईएएस के पास है। तो डेवलपमेंटल नहीं, हमारा डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंटल नीड्स ज्यादा है, तो सर्टेनली आईएएस का डोमेन पहले भी बहुत बड़ा था और आज भी बहुत बड़ा है। तो लेगेसी फैक्टर तो है ही, लेकिन आज भी उनका वर्क डोमेन बहुत बड़ा है ना। हम ये बात, क्योंकि चाहे जो भी हमारे पूरा रेवेन्यू मैनेजमेंट हो देश का, चाहे उनका जो है ये हो डेवलपमेंटल नीड्स, तो वो सारी अभी भी आईएएस फुलफिल करता है। तो आईएएस ही ड्रीम रहता है सबका। तो उसमें मैं ये नहीं डिनाई करूंगी कि कोई ऐसी बात है कि आईएएस को रॉन्गली ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आईएएस का वर्क डोमेन ज्यादा है, और दूसरी बात उनका पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा है, तो इसलिए वो ज्यादा आपको जनरल समाज में, जहाँ पे क्योंकि हमेशा लोग ज्यादा है ना, कहीं जगह जंगल ज्यादा होगा तो वो फॉरेस्ट सर्विस ज्यादा ग्लोरीफाई होगी, है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। कहीं क्राइम ज्यादा होगा तो वहां पुलिस सर्विस ज्यादा ग्लोरीफाई होगी। कोई एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गुजरात आप ले लीजिए, वहां पे रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा है, आईआरएस ग्लोरीफाइड है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी ऑल्सो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी अभी भी उस स्टेज में है जहाँ पे डेवलपमेंटल नीड्स ज्यादा है, तो इसलिए आईएएस मोर ग्लोरीफाइड है। मैम, चूंकि आपने स्टेट पीसीएस एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, आपने सिविल सर्विस यूपीएससी एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, तो मैम आप बताएं कि यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, यूपीएससी की तैयारी और स्टेट सर्विस की तैयारी दोनों में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपका जीएस कॉमन होता है, जिनमें ऑप्शनल है कुछ स्टेट्स में ऑप्शनल खत्म भी हो गया है। जिसमें ऑप्शनल है तो आप कोशिश करिए सेम ऑप्शनल रख लीजिए, तो भी आपकी तैयारी हो जाती है। कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि अभी भी 2 ऑप्शनल का है, ठीक है, तो आप उसमें कोई एक ऐसा ऑप्शनल चूज कर लीजिए सेकंड वाला जो कि आपको इजी, आपके इंटरेस्ट का हो और आपको इजी लगता हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टेट सर्विस का, यूपी स्टेट सर्विस का दिया था, तो 2 ऑप्शनल थे। आज तो ऑप्शनल नहीं है, तब 2 ऑप्शनल हुआ करता था, और उसमें मैंने एक तो सोशियोलॉजी लिया था, एक मैंने डिफेंस सर्विस लिया था, क्योंकि डिफेंस एज एन ऑप्शनल जो है वो लिमिटेड है और बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, तो वो पढ़ने में भी अच्छा लगा था, कंटेंट भी उसका मार्केट में अवेलेबल था। तो मेरा कहना है कि ऑप्शनल अगर किसी में है तो आप सेम लीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, और अगर डबल लेना है तो आप दूसरा ऑप्शन ऐसा लीजिए जो इजी हो, आपको पढ़ने में आसान हो और इंटरेस्टिंग लगे।
तीसरा चीज क्या है कि जब आप प्रिपेयर करते हैं आपकी मैक्सिमम चीजें सब सेम होती हैं, लेकिन आप पास्ट ईयर पेपर जरा एनालाइज करिए स्टेट सर्विस का भी, क्योंकि आप यूपीएससी की आप फुल फ्लेजेड यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए, मेरा तो ये मानना है, लेकिन आप स्टेट सर्विस का पेपर एनालाइज करिए। उनके और पेपर एनालिसिस से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लेट के बिस्तर पे देख रहे हैं कि अच्छा ये सवाल आया था, ये सवाल आया था, ऐसा नहीं होता। उसको बकायदा आप स्टडी टेबल पे रखिए और उसको एक एक क्वेश्चन को पढ़िए कि इसको कहाँ से, अच्छा ये मैंने यूपीएससी में वहां पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। इस तो आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई होगा कि क्या आपको नहीं पढ़ा है स्टेट सर्विस में, किससे ऐसे डोमेन से सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो वो चीज आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्टेट सर्विसेज में फैक्चुअल सवाल बहुत सारे आते हैं, तो गाइड बुक आती है, लूसेंट की है, अरिहंत की है, तो उसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें जो फैक्चुअल छोटा छोटा सवाल होता है वो कवर हो जाता है। पास्ट ईयर पेपर में आपके क्वेश्चंस कवर हो ही गए। उसके बाद क्या होता है, स्टेट सर्विस के लिए हमेशा एक किताब आती है, कोई भी स्टेट सर्विस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए ना, जैसे हमारे यूपी के लिए आती है दृष्टि, है ना, समसामयिकी आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, कोई भी एक किताब पढ़ लो, है ना, उससे जो करंट अफेयर्स है यूपी के रेफरेंस में भी और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं। ये सब बातें आपका लगभग 50% ऑफ द स्टेट सर्विस की प्रिपरेशन में आती है। जो 50% में मानती हूँ, फिर से मेरा मानना है यूट्यूब में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस या और की स्टेट पीसीएस की तैयारी आप बहुत ढंग से कर पाए। आप एक की तैयारी करिए, ये सब एनालाइज भी करते रहिए, साथ में जब आपका एग्जाम आने वाला है स्टेट सर्विस का, तो 2 महीने पहले उनका यूट्यूब कंटेंट में देखना शुरू कर दिया। यूट्यूब में यूपी पीसीएस के लिए या राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, है ना, बिहार पीसीएस, सबके लिए जो है लोगों ने कंटेंट बना रखा होता है, वो पढ़ाते हैं यूट्यूब में, लोग पढ़ा देते हैं। आप उसको 2x पे लगा के सुनिए, आपको याद हो जाएगा कि ललितपुर में क्या मिलता है, बांदा में क्या मिलता है, कहाँ का क्या फेमस है, कहाँ पे कौन सी नदी बहती है, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ कौन सा मंदिर है, कहाँ कौन सी मस्जिद है, कहाँ से कौन सा गुरुद्वारा है, आपको सब याद हो जाता है। और एक वीडियो को बार बार देखते रहिए, जैसे इस कोचिंग का देखा, इसको 2 बार देख लिया, किसी और कोचिंग का देखा हो सेम टॉपिक को, उसको देख लिया। उससे क्या रहता है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बैठ जाता है। तो जब आप प्रीलिम्स देते हैं तो आपका आंसर तो सामने, आप मार्क कर ले जाते हैं। मेंस जब आप देते हैं तो आपकी यूपीएससी की आंसर राइटिंग अगर मेंस की अच्छी हो रखी, जैसी प्रिपरेशन मेरी बात करी थी मैंने, तो आप इसके में भी आप गलत नहीं कर पाते, आप उसमें सही करते हैं बकायदा। आप इसमें बस आपको ये इंक्लूड करना होता है कि हर टॉपिक जितना भी आने वाला है सबके लिए आपने अपना स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्पल ढूंढ रखा हो। आप स्टेट स्पेसिफिक थोड़ा सा उसको बना देंगे तो आपके नंबर ज्यादा आते हैं। और रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू बिल्कुल काफी हद तक सिमिलर होते हैं, बस ये होता है कि जो स्टेट सर्विस का इंटरव्यू होता है, एक वो आपकी जनरल आपकी लैंग्वेज में होता है, जैसे आप अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट में तो हिंदी में होता है कंफर्टेबली, और उसमें थोड़ा सा आपके स्टेट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए भी आप जब तक इतना प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा इंटरव्यू के लिए आप और पढ़ लेते हैं कि आपके जिले का, आपके स्टेट का, वो आप पढ़ते हैं। आप यूपीएससी के लिए इंटरव्यू के लिए जितना आप अपने स्टेट को तैयार करेंगे उतना ही आप इसमें तैयार कर लेते हैं, तो वो हो जाता है। मैम 3 गलतियां जो कि आरुश्री मिश्रा मैम को लगता हो कि ये एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। पहला, मोटिवेशन का इंतजार। बहुत लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि आज मोटिवेटेड है तो पढ़ेंगे, कल मोटिवेटेड नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। रूटीन और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है कि शुरुआत में मेरे से भी ये गलती हुई थी, है ना। एक ये है, गलतियां नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी गलती जो है रिवीजन वाली गलती है कि रिवीजन में आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि मैं पूरा पढ़ूंगा और मैं फिर बाद में रिवाइज करूंगी, ऐसा नहीं होता। आप पूरा पढ़िए, साथ में आप शेड्यूल में पूरे दिन में रिवीजन का भी शेड्यूल रखिए। और तीसरा, इंटरनेट का सदुपयोग, द राइट यूज ऑफ इंटरनेट। इट शुड नेवर बी फोकस्ड ऑन योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, डीएक्टिवेट कर दीजिए, है ना। आपका फोकस होना चाहिए यूट्यूब या वेबसाइट्स में ऐसे कंटेंट जो कि आपको या तो मोटिवेट करें, या आपको स्ट्रेटजी बताएं, या आपको पढ़ाई में कि करंट अफेयर्स और डेली चीज जो पढ़ाते हैं उसमें काम रखें। इनका एक शेड्यूल बनाइए। ये भी नहीं कि हम पूरे दिन फोन से ही पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरे दिन फोन से पढ़ेंगे तो भी आपका बर्बाद होना तय है। फोन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे तो भी आपकी नॉलेज में कुछ कमी रह जाएगी। तो शेड्यूल बनाइए, रात में 1 या 2 घंटे इसको पढ़िए। मैम कब डिसाइड करें कि हमें अब आगे यूपीएससी का अटेम्प्ट और नहीं देना है, क्योंकि 3, 4, 5 अटेम्प्ट के बाद ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कब हमें ये लीव करना है। तो हम ये जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं उस वक्त हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना है कि हम यूपीएससी एग्जाम के लिए अब आगे प्रिपेयर नहीं करेंगे। देखिए, आपके पास अगर मोटिवेशन है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक है ना, और आपको लगता है कि नहीं मुझे यही करना है ना, आपके जीवन का यही लक्ष्य है, तो आप इनफाइनाइट करते चले जाइए। अदरवाइज
मतलब और आपका एकदम लक्ष्य यही कि मुझे तो आईएएस ही बन के निकलना है, मुझे कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, तो आप कर भी सकते हैं। आपके प्लान भी बहुत लोगों का नहीं होता, तो वो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा। मेरा सजेशन ये होगा कि सेकंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स या थर्ड अटेम्प्ट मैक्सिमम आप और सर्विसेज के एग्जाम देना शुरू करिए, चाहे वो आपके यूपीएससी से रिलेटेड और एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे स्टेट सर्विस का हो, जिससे अगर आप इसी डोमेन में पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसी सेम डोमेन का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप बेहतर, और मतलब हो सकता है कि आपका इसमें हो जाए तो मोटिवेशन मिले तो आप यूपीएससी में फिर आगे कर लें, या फाइनेंशियली आप कमजोर हो रहे थे, आपने इसमें कर लिया, आपकी एक जगह नौकरी लग गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, आपने एग्जाम दे दिया यूपीएससी का। धीरे धीरे कितनी सारी स्टोरीज हैं कि लोग इन एग्जाम में नौकरी कर रहे होते हैं उसमें, और फिर उसके बाद एग्जाम निकाल लेते हैं। तीसरा ऐसा भी है बहुत लोग कि उनका तीसरे चौथे तक अटेम्प्ट तक मन उठ जाता है एकदम से कि नहीं करना ये काम, लेकिन फिर ये भी है कि इसको छोड़ना भी नहीं है। तो उस समय मेरा सजेशन रहेगा, आप यूपीएससी का मार्केट इतना बड़ा है, आप कुछ उसमें ज्वाइन करें, जैसे आप कोई कोचिंग में पढ़ा लीजिए, आपकी नॉलेज बैंक ज्यादा हो गया, आप टेस्ट पेपर सेटिंग करने वाला या करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने वाला उन टाइप का, या मेंटरिंग का उन टाइप का एक जॉब कर लीजिए फॉर द टाइमिंग, सो दैट आपका मोटिवेशन, आपको लग रहा हो कि मुझे बस 2-3 महीने का बर्नआउट की वजह से ब्रेक है और मुझे वापस आना है, तो आप ये कर सकते हैं। और चौथा, मुझे लगता है कि अगर आपका बिल्कुल मन उठ गया, बहुत समय एक पॉइंट होता है बिल्कुल मन उठ गया होता है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे, उस कारण से आप पढ़ते चले जा रहे हो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां छोड़ देना पड़ाई, क्योंकि आप बढ़ते चले जा रहे हो, आपके मार्केट में एवेन्यूज कम होते जा रहे हैं। इस समय आप अपनी, ठीक है आपने गवर्नमेंट सर्विस की इतनी तैयारी कर ली है, तो आप उसका थोड़ा थोड़ा एग्जाम देते चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, लेकिन आप साइमल्टेनियसली प्राइवेट जॉब ज्वाइन करिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने के बाद भी एक कर्व होता है, लर्निंग कर्व होता है, और ऊपर आने का एक कर्व होता है। आप एक एक नौकरी करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तभी आप एक डिसेंट लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो मेरा कहना है कि ये चारों फैक्टर्स दिमाग में रख के आपको जो सही करो वो रास्ते पे चले जाए। मैम, हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है वीडियो के अंदर, जिसमें कि आपकी जर्नी भी रही है, कुछ स्ट्रेटजी आपने शेयर किया। हम लास्ट में चाहेंगे कि आप कोई एक अच्छी सी लाइन बोलें, कोई एक मतलब मोटिवेशनल लाइन, एज शायरी हो सकता है, कोई पोएम हो सकता है, जो कि एस्पिरेंट को थोड़ा सा मोटिवेट और करे, और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करें। देखिए, मैं तो एक लाइन में बोलती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि सक्सेस इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोसेस। ये मैं डे 1 से बोलती आ रही हूँ। उसका कारण ये है कि ये आप जितने भी कैंडिडेट्स को ये समझना चाहिए कि ये एक रेगुलर करने का एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपको सक्सेस एक दिन अचानक से कि अरे मैंने मेहनत करी थी और वाह मिंत्रा के पार्सल की तरह सक्सेस डिलीवर हो गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। इट इज कि आपका प्रोसेस है, आप डेली करते रहिए करते रहिए करते रहिए, किसी ना किसी एक समय ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका सिलेक्शन होगा, और जिस दिन आपका होगा ये आपका उसी दिन होगा जब आपका मन खुद के काम से भी ऐसा हो चुका हो कि अब निष्काम कर्मयोग वाला स्थिति आ जाएगी कि अब ठीक है। और ये हर नौकरी, हर काम, हर इंडिपेंडेंट काम के लिए सत्य है, क्योंकि आप मेहनत करते करते एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, आपको लगता है और नहीं हो सकता है, फिर भी आप इसलिए करते रहते हैं कि अब ठीक है ना, हो सकता है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता, मुझे करना है, बस उस निष्काम कर्म करते जाते हैं, अचानक से सक्सेस आ जाता है। तभी वही बात सच हो जाती है ना, गीता की, श्रीमद भगवत गीता की जो कहानी की बात नहीं है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। वो पॉइंट जब आपका धीमे धीमे आ जाएगा ना कि आप फल की चिंता नहीं करेंगे, आप सिर्फ कर्म करते जाएंगे, एक प्रोसेस में लगे रहेंगे, अपने आप फल मिल जाएगा, किसी ना किसी दिन प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो सक्सेस इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। मैम, आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हम सबको इतना अच्छे से गाइड किया। आपने एक एक बातों पे बहुत ही गहराई से डिस्कस किया, आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी बताया। मुझे लगता है कि जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उन्हें एक जो ट्रुथ होता है यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड वो पता चल पाएगा। बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैंने कोशिश किया है कि जो भी मैम से हम गाइडेंस ले सकते हैं, मैम की जो भी स्ट्रेटजी थी, जो भी एक्सपीरियंस रहा मैम का, वो आप सब तक पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि टाइम से उसका रिस्पॉन्स दे पाए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।